नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। रूस द्वारा पूर्वी यूक्रेन के 2 क्षेत्रों को स्वतंत्र देश की मान्यता दिए जाने के बाद अमेरिका ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष रणनीतिकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने गरीबों के कल्याण की योजनाओं को 100% जमीन पर उतारा है। रूस यूक्रेन संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक जारी और इस बैठक में भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। भारत ने कहा है कि यूक्रेन व उसके आसपास के इलाकों में रह रहे 20,000 से अधिक भारतीय नागरिकों की सुरक्षा उसकी पहली प्राथमिकता। भारतीय वायुसेना व ओमान की रॉयल एयरफोर्स ने सोमवार से राजस्थान के जोधपुर में 5 दिनी साझा सैन्य अभ्यास शुरू किया। इस बार मणिपुर विधानसभा चुनाव में कुल 265 प्रत्याशी हैं, लेकिन इनमें महिला केवल 17 हैं। भाजपा व कांग्रेस ने 3-3 महिलाओं को ही टिकट दिए हैं, जबकि चुनाव कल कुल 60 सीटों पर होगा। रूस द्वारा पूर्वी यूक्रेन के 2 क्षेत्रों को स्वतंत्र देश की मान्यता दिए जाने के बाद अमेरिका ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को एक कार्यकारी आदेश में हस्ताक्षर कर दिए, जिसके तहत अमेरिकी नागरिक और व्यापारी इन 2 क्षेत्रों में किसी तरह का निवेश, कारोबार एवं वित्तीय सहायता नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार देर रात पूर्वी यूक्रेन के इन दोनों अलगाववादी क्षेत्रों को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है, जिसके बाद पश्चिमी देशों व रूस के बीच तनाव और अधिक बढ़ गया है। कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए बाइडेन ने लिखा कि मैंने रूस को अंतर्राष्ट्रीय कानून के घोर उल्लंघन से रोकने के लिए इस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। हम अगले कदमों पर यूक्रेन सहित सहयोगियों और भागीदारों के साथ लगातार परामर्श करते रहे हैं। बाइडेन ने आगे कहा कि मिन्स्क समझौते के तहत रूस की प्रतिबद्धताओं और यूक्रेन की शांति, स्थिरता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर खतरा बढ़ा है। इसके अलावा रूस के इस कदम से संयुक्त राष्ट्र की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिए एक असामान्य और असाधारण खतरा है। रूस यूक्रेन संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक जारी है। वहीं इस बैठक में अमेरिका ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन का यह कदम स्पष्ट रूप से यूक्रेन के आगे आक्रामक का बहाना बनाने के रूस के प्रयास का आधार है। यूपी में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष रणनीतिकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने गरीबों के कल्याण की योजना को 100% जमीन पर उतारा है। प्रदेश जातीय गोलबंदी से ऊपर उठने के साथ ही अपराधियों और माफियाओं से मुक्त हुआ है। शाह आश्वस्त हैं कि मतदाता इस कामकाज के आधार पर भाजपा को ही दोबारा मौका देने जा रहे हैं। इंदुशेखर पंचौली से विशेष बातचीत में अमित शाह ने ऐसे तमाम बिंदुओं पर अपने विचार साझा किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में वोटों की ठेकेदारी वो खत्म हो गई है। मतदाता जातीय गोलाबंदी से बाहर अपने मन से मतदान करते हैं और अब मतदाता इसके अलावा वोट का कोई मालिक नहीं है। लोकसभा के 2 और बीते विधानसभा चुनाव में यह साबित किया गया है कि 2022 का चुनाव इस पर मोहर लगाने जा रहा है। शाह का तर्क है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से मुमकिन हुआ है। गरीब की सुनवाई हुई है, गरीब सशक्त हुआ है। सही मायनों में सरकार संवैधानिक भावना के अनुरूप गरीब वंचित का सहारा बनी है। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के कारण गरीबों को घर, गैस, बिजली, शौचालय, मुफ्त इलाज, राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। संविधान में ऐसी ही सरकार की अपेक्षा रही है, लेकिन देश पर दशकों से राज करने वाली सरकारों ने क्या किया, ये जनता भली बात जानती है। परिवारवादियों ने विकास और सरकारी सुविधाओं को परिवार की सरहद तक ही सीमित कर दिया था। रूस यूक्रेन संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक हुई और इस बैठक में भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। भारत ने कहा है कि यूक्रेन व उसके आसपास के इलाकों में रह रहे 20,000 से अधिक भारतीय नागरिकों की सुरक्षा उसकी पहली प्राथमिकता है और इस बीच अमेरिका ने भी रूस को कड़े परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। अमेरिका ने यूक्रेन के टूटे टुकड़ों में नए निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस यूक्रेन संकट के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रयास शुरू हो गया है। आज सुबह एयर इंडिया का विशेष विमान यूक्रेन रवाना हो गया। भारत की ओर से 200 से अधिक सीटों वाले ड्रीमलाइनर B787 विमान का विशेष अभियान के लिए तैनात उसे किया गया है। यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि हम शांति चाहते हैं, हम अपने कार्य करने में सक्षम हैं और राजनयिक समझौते के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन किसी भी उकसावे
दावे के आगे नहीं झुकेगा। और जो युद्ध के हालातों के बीच यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा है कि हम रूस से वार्ता के लिए टेबल पर लौटने की मांग करते हैं। इस दौरान यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले भागों में अतिरिक्त सेना की तैनाती की निंदा भी की है। यूक्रेन ने तुरंत सैन्य वापसी की मांग की है। यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस ने कहा है कि पूरे मसले की राजनीतिक समाधान के लिए अभी भी द्वार खुले हुए हैं। हालांकि डोनबास में हम रक्तपात नहीं चाहते हैं। भारतीय वायुसेना व ओमान की रॉयल एयरफोर्स ने सोमवार से राजस्थान के जोधपुर में 5 दिनी साझा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। दोनों सेनाएं इस दौरान युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगी और एक दूसरे की बखूबियों से अवगत भी होंगी। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास को ईस्टर्न ब्रिज जो है 5 नाम दिया गया है। यह समझौता सैन्य अभ्यास का छठा चरण है। साझा सैन्य अभ्यास को देखने के लिए सेना के कई महारथी जोधपुर पहुंचेंगे। रक्षा मंत्रालय द्वारा जानकारी में बताया गया है कि यह सैन्य अभ्यास दोनों वायुसेना की संचालन क्षमता में इजाफा करेगा। अभ्यास के माध्यम से दोनों मिलकर किसी ऑपरेशन को अंजाम देने की अपनी क्षमता का भी परीक्षण करेंगे। इससे दोनों सेनाओं के बीच पेशेवर दक्षता का भी विस्तार, विचार विमर्श अभियानों का भी अनुभव भी बढ़ेगा और इसके साथ ही द्विपक्षीय रिश्ते भी मजबूत होंगे। वायुसेना ने ट्विटर पर अभ्यास की तस्वीरें भी साझा करते हुए लिखा है कि इसके माध्यम से दोनों देशों की सैन्य संचालन दक्षता में वृद्धि होना स्वाभाविक है। इस बार मणिपुर विधानसभा चुनाव में कुल 265 प्रत्याशी हैं, लेकिन इनमें महिला प्रत्याशी केवल 17 हैं। भाजपा व कांग्रेस ने 3-3 महिला को ही टिकट दिए हैं, जबकि चुनाव कुल 60 सीटों पर है। यह स्थिति तब है जब यहां के 10.57 लाख मतदाता महिला और 9.90 लाख पुरुष हैं। महिलाओं को राज्य में बड़े सामाजिक आंदोलन से लेकर समान मुद्दों पर सबसे मुखरता से आवाज उठाने वाला माना जाता है। इसके सबसे बावजूद भी राजनीति में उन्मुख प्रतिनिधित्व न मिलना चिंताजनक कहा जा रहा है। माना जा रहा है कि 33% आरक्षण के बिना ना हालात सुधरेंगे और ना ही राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। इस बार चुनाव में राकपा व नेशनल पीपल्स पार्टी भी 2 अलग-अलग व जनता दल यूनाइटेड ने महज एक महिला प्रत्याशी को टिकट दिया है। भाजपा की मणिपुर प्रदेश अध्यक्ष ए शारदा देवी कहती है कि पूर्वोत्तर में महिलाओं का जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन राजनीति की बात आती है तो बात कुछ अलग हो जाती है। वे कहती हैं कि राजनीति में आने वाली महिलाओं को समाज प्रोत्साहित नहीं करता है बल्कि नीचा दिखाता है। राजनीति में भागीदारी बढ़ाए बिना उनका सशक्तिकरण जो है वो मुश्किल है। कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री ए.के. मीराबाई देवी के अनुसार समाज पुरुष प्रभुत्ववादी है। पुरुषों में टिकट छीनना महिलाओं के लिए मुश्किल है। कम से कम 33% आरक्षण के बिना महिला विधायकों की संख्या विधानसभा में बहुत कम ही रहेगी। चुनाव प्रक्रिया में विभिन्न स्तर पर पुरुषों का वर्चस्व कायम है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। रूस द्वारा पूर्वी यूक्रेन के 2 क्षेत्रों को स्वतंत्र देश की मान्यता दिए जाने के बाद अमेरिका ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष रणनीतिकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने गरीबों के कल्याण की योजनाओं को 100% जमीन पर उतारा है। रूस यूक्रेन संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक जारी और इस बैठक में भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। भारत ने कहा है कि यूक्रेन व उसके आसपास के इलाकों में रह रहे 20,000 से अधिक भारतीय नागरिकों की सुरक्षा उसकी पहली प्राथमिकता। भारतीय वायुसेना व ओमान की रॉयल एयरफोर्स ने सोमवार से राजस्थान के जोधपुर में 5 दिनी साझा सैन्य अभ्यास शुरू किया। इस बार मणिपुर विधानसभा चुनाव में कुल 265 प्रत्याशी हैं, लेकिन इनमें महिला केवल 17 हैं। भाजपा व कांग्रेस ने 3-3 महिलाओं को ही टिकट दिए हैं, जबकि चुनाव कल जो है कुल 60 सीटों पर होगा। ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पर विवाद दुर्भाग्यपूर्ण है। शाह ने कहा कि हमारे लिए यह चुनावी मुद्दा नहीं है। शिक्षण संस्था का अपना अनुशासन होता है। मेरी निजी राय है कि विद्यार्थियों को स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। इसमें विवाद कैसा और क्यों है? उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा की जीत के प्रति आश्वस्त अमित शाह ने चुनावी व्यवस्थाओं के बीच बातचीत में कहा। उन्होंने दावा किया कि 3 चरणों के मतदान ने जाति मजहब की राजनीति करने वाले परिवारवादियों को आईना दिखाया है। शाह ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण गरीबों का जातियों में अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व बना है, इसलिए वह किसी के कहने पर भी नहीं अपने मन से वोट करता है और वह भाजपा को वोट कर रहा है। किसानों के मुद्दों पर और आंदोलन का चुनाव पर असर खारिज करते हुए शाह कहते हैं कि भाजपा की प्राथमिकता में किसान हमेशा से रहे हैं। उनको समस्याओं के प्रति खुद प्रधानमंत्री जो हैं उनके प्रति संवेदनशील है। पश्चिमी यूपी में आंदोलन का असर जो था वो शून्य था। लखीमपुर खीरी में खुद मैं जनसभा करके आया हूँ, वहां भी किसान आंदोलन का कोई भी मुद्दा नहीं है। पंजाब में बहुमत को लेकर शायद ही कोई राजनीतिक पंडित वहां ये बता पाएगा, लेकिन यह तय है कि भाजपा अपने सहयोगियों के साथ बेहतर प्रदर्शन करेगी। उत्तराखंड, यूपी समेत बाकी दोनों राज्यों गोवा व मणिपुर में भी भाजपा की सरकार बन रही है। भाजपा ने तय किया है कि अब पंजाब के हर जिले में अपना संगठन खड़ा किया जाएगा, खुद के दम पर ही आगे बढ़ा जाएगा। राजस्थान प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा की तारीख स्थगित करने की मांग को लेकर सत्याग्रह कर रहे अभ्यर्थी सीएम के ऐलान के बाद नाराज हो गए हैं। उनका कहना है कि जान जाती है तो जाए, लेकिन सत्याग्रह तब तक खत्म नहीं होगा जब तक परीक्षा स्थगित करने का ऐलान नहीं किया जाएगा। सत्याग्रह पर बैठे अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व कर रहे अभिषेक शर्मा ने कहा कि परीक्षार्थियों के आंदोलन में कुछ तत्व ऐसे भी शामिल हो गए हैं जिनके कारण मुख्यमंत्री तक सही जानकारी नहीं पहुंची। ऐसे लोगों की वजह से सभी अभ्यर्थियों के भविष्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों की एकता को कम आंका है। अभिषेक ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने परीक्षा न टालने की अपनी बात कह दी है, लेकिन अभ्यर्थी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। 3 दिन बाद परीक्षा होने वाली है। अभी तक हमने राजनीतिक दलों को आंदोलन से दूर रखा था, लेकिन अब क्या ये आगे आने वाला समय ही बताएगा। सीएम के ऐलान के बाद सत्याग्रह पर बैठे एक अभ्यर्थी की तबीयत खराब हो गई। उसे सवाई मान सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले भी 3 छात्र छात्राओं की तबीयत खराब हो चुकी है, उनका भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक प्रदर्शनकारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा 25 और 26 फरवरी को होनी है और इनमें सिर्फ 3 दिन बचे हैं। वहीं 10 फरवरी से परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर सत्याग्रह पर बैठे अभ्यर्थी परीक्षा स्थगित नहीं करने के ऐलान के बाद नई रणनीति बनाने पर विचार कर रहे हैं। चौथे चरण के चुनाव के प्रचार का शोर सोमवार की शाम को थम गया। बुधवार को 9 जिलों की कुल 59 सीटों पर मतदान होगा। ये जिले पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर हैं। इस चरण में 2.13 करोड़ मतदाता 624 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस चरण के लिए पुलिस की ओर से पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए हैं। 700 कंपनी से अधिक केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती इस चरण में लगाई गई है। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जो भी संवेदनशील बूथ होंगे वहां ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। इस चरण में लखनऊ से कई दिग्गज मैदान में हैं और इसमें कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा, रविदास मल्होत्रा, पूर्व सांसद सुशीला सरोज प्रवर्तन निदेशालय से नौकरी छोड़कर आए राजेश्वर सिंह भी शामिल हैं और इसके अलावा हरदोई में नरेश अग्रवाल के बेटे और विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। इसी चरण में लखीमपुर खीरी में भी चुनाव है, जहां 4 महीने पहले किसानों पर गाड़ी चलाने की घटना हुई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। 7वें चरण की नामांकन प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई है और अब 613 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बचे हैं। नामांकन वापसी के आखिरी दिन सोमवार को 28 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। इस चरण में कुल 868 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। इनमें से 287 प्रत्याशियों का नामांकन पत्र जांच के बाद खारिज हो गया था। वहीं 28 लोगों के नाम वापस लेने के बाद अब चुनाव मैदान में 613 ही प्रत्याशी बचे हुए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में 3 चरण के मतदान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वांचल की कमान थाम ली है और सोमवार को वाराणसी पहुंचकर अगले चरणों के मतदान के लिए भाजपा की रणनीति बनाई। देर रात नदेशर स्थित होटल में पार्टी पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठक कर उन्होंने
विपक्षियों के खिलाफ चक्रव्यूह रचना की है। फरवरी के अंतिम सप्ताह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने संसदीय क्षेत्र काशी से पूर्वांचल का मोर्चा संभालेंगे, तो पूरी पार्टी आतंकवाद, माफिया राज जैसे मुद्दों पर खासतौर पर सपा को घेरने में जुटेगी। शाह ने पदाधिकारियों से पूर्वांचल में संस्कृति, राष्ट्रवाद का मुद्दा बनाने और पिछली सरकारों में माफियाओं के आतंक की याद दिलाने की योजना पर आगे बढ़ने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय हुआ है कि भाजपा नेता पूर्वांचल में संस्कृति, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर, वाराणसी और भव्य काशी विश्वनाथ धाम और मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी धाम पर भाजपा के निर्णय को लेकर जनता के बीच जाएंगे। मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ रहे सपा मुखिया अखिलेश यादव के लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ में मतदान से पहले माफियाओं पर हुई कार्रवाई को लेकर भाजपा जनता के बीच जाएगी। इसमें अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट के दोषी आजमगढ़ निवासी अतीक आतंकी परिवार के सपा कनेक्शन को जन जन तक पहुंचाने का अभियान भी चलाया जाएगा। रूस द्वारा पूर्वी यूक्रेन के दो क्षेत्रों डोनेस्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश की मान्यता दिए जाने के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक हुई। इस बैठक में भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। यूएनएससी में भारत के स्थायी सदस्य टीएस त्रिमूर्ति ने यूक्रेन मसले पर भारत की तरफ से बयान दिया है। त्रिमूर्ति ने सभी देशों से संयम बरतने की अपील की है और भारतीय नागरिकों की सलामती के लिए हर संभव कदम उठाने की भी बात कही है। रूस यूक्रेन संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में भारत ने कहा है कि रूस के साथ यूक्रेन की सीमा पर बढ़ता तनाव गहरी चिंता का विषय है। इन घटनाक्रमों में क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को कमजोर करने की क्षमता है। हम सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान करते हैं। हमें विश्वास है कि इस मुद्दे को केवल राजनयिक बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है। नागरिकों की सुरक्षा आवश्यक है। 20,000 से अधिक भारतीय छात्र और नागरिक यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते और पढ़ते हैं। भारतीयों की सलामती हमारी पहली प्राथमिकता है। रूस यूक्रेन संकट के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रयास शुरू हो गया है। मंगलवार यानी कि आज सुबह एयर इंडिया का विशेष विमान जो है यूक्रेन के लिए रवाना हुआ। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। रूस द्वारा पूर्वी यूक्रेन के दो क्षेत्रों को स्वतंत्र देश की मान्यता दिए जाने के बाद अमेरिका ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष रणनीतिकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने गरीबों के कल्याण की योजनाओं को 100% जमीन पर उतारा है। रूस यूक्रेन संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक जारी और इस बैठक में भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। भारत ने कहा है कि यूक्रेन व उसके आसपास के इलाकों में रह रहे 20,000 से अधिक भारतीय नागरिकों की सुरक्षा उसकी पहली प्राथमिकता। भारतीय वायुसेना व ओमान की रॉयल एयरफोर्स ने सोमवार से राजस्थान के जोधपुर में 5 दिनी साझा सैन्य अभ्यास शुरू किया। इस बार मणिपुर विधानसभा चुनाव में कुल 265 प्रत्याशी हैं, लेकिन इनमें महिला केवल 17 हैं। भाजपा व कांग्रेस ने 3-3 महिलाओं को ही टिकट दिए हैं, जबकि चुनाव कल जो है कुल 60 सीटों पर होगा। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में भले ही कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन हालांकि वैज्ञानिक इसके सब वेरिएंट के बढ़ते खतरे को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह भी दे रहे हैं। कई अध्ययनों में दावा किया जा रहा है कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 मूल वेरिएंट से कई गुना अधिक संक्रामक हो सकता है और इतना ही नहीं, इसके संक्रमण के कारण लोगों को गंभीर रोग का खतरा भी बना हुआ है। इस संकट को देखते हुए महामारी विशेषज्ञों ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न में अपग्रेड करने की अपील भी की है। ब्रिटेन की स्वास्थ्य सेवा एजेंसी ने ओमिक्रॉन BA.2 के खतरे को लेकर हालिया रिपोर्ट में दावा किया है कि यह BA.1 स्ट्रेन की तुलना में कहीं अधिक संक्रामक है। इतना ही नहीं, यह पारंपरिक
कोरोना जांच को भी चकमा दे सकता है। एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इस सब वेरिएंट में ऐसे संकेत दिखे हैं जो इसे गंभीर बीमारी पैदा करने में सक्षम बनाते हैं। आशंका है कि इस स्ट्रेन से होने वाला संक्रमण डेल्टा की तरह गंभीर बीमारी का खतरा पैदा कर सकता है और ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 को इतना खतरनाक माना जा रहा है जिसे जो है इसे कंसर्न सूची में भी डालने के लिए जो बात कही जा रही है। मशहूर हॉलीवुड गायक जस्टिन बीबर कोरोना संक्रमित हो गए हैं और इस बारे में गायक जस्टिन बीबर की टीम ने जानकारी दी कि सिंगर बीते शनिवार को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। हालांकि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। कोरोना संक्रमित होने के बाद जस्टिन बीबर को रविवार को लास वेगास में उनके जस्टिस वर्ल्डविल कार्यक्रम को भी उनका रद्द करना पड़ा है। यह शो गर्मियों के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है और इसके अलावा बीबर को इस सप्ताह में 2 और शो करने वाले हैं। इसमें मंगलवार को यानी कि आज एरिजोना में और गुरुवार को कैलिफोर्निया में उनके कार्यक्रम निर्धारित थे, लेकिन आज का कार्यक्रम भी टाल दिया गया है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि उन्हें स्थगित किया जाएगा या नहीं, लेकिन आज का कार्यक्रम जो है इस बारे में आधिकारिक घोषणा आ चुकी है कि उसे स्थगित कर दिया गया है। बीबर के अलावा उनकी टीम के अन्य सदस्य भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 27 वर्षीय बीबर को लास वेगास में प्रस्तुति देनी थी, लेकिन कार्यक्रम को 28 जून तक टाल दिया गया है। इस बारे में कार्यक्रम के आयोजक ने बताया कि हमें दुर्भाग्यवश लास वेगास का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ रहा है। जस्टिन बहुत ही निराश है, लेकिन उनकी टीम के सदस्य और प्रशंसकों का स्वास्थ्य सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। जस्टिन बीबर के कोरोना संक्रमित होने के बाद से ही फैन लगातार उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी कर रहे हैं। उत्तराखंड के चंपावत में सोमवार को एक बड़ी अनहोनी हो गई है। चंपावत जिले के डांडा क्षेत्र में सोमवार रात बारात से लौट रहा एक वाहन जो है खाई में गिरा, जिसमें 11 बारातियों की मौत हो गई। चंपावत से करीब 65 किलोमीटर दूर इस स्थान पर एक परिवार में शादी थी। हादसे की सूचना के बाद पुलिस व रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, जहां पर 11 शवों को खाई से बाहर निकाला गया। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। टनकपुर चंपावत हाईवे से जुड़ी सूखी डांग डाडा मीनार रोड पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त में 16 में से 11 लोगों की मौके में ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल चालक और एक अन्य व्यक्ति को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। अब तक मिली जानकारी के अनुसार सवार सभी लोग टनकपुर के पंचमुखी धर्मशाला में हुई शादी में शामिल होकर घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि बीती रात 3:20 के लगभग वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। ककनई निवासी लक्ष्मण सिंह के बेटे मनोज सिंह की शादी में ये लोग जो है शामिल होने के लिए गए थे। दिल्ली में सोमवार का दिन गर्म रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक यानी कि 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान मौसम के औसत से 1 डिग्री कम रहा। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी यानी कि 149 में रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आर्द्रता का स्तर 97% से 23% के बीच रहा। मौसम विभाग ने मंगलवार को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान जताया है। पूर्वानुमान है कि मंगलवार को अधिकतम तापमान 26 और 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की भी संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर बिजली, तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के भी अनुमान है। सफर के मुताबिक अगले 2 दिनों का अनुमान है कि तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहने और हवा की तेज रफ्तार के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक में मध्यम श्रेणी से सुधार की उम्मीद है। 24 मार्च से हवा की रफ्तार में कमी से हवा की गुणवत्ता धीरे धीरे खराब होने की आशंका भी जताई गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व आतंकियों की पाकिस्तानी पत्नियां भारत की नागरिकता देने या पाकिस्तान भेजने के लिए यात्रा दस्तावेजों की मांग कर रही हैं। सोमवार को इन महिलाओं ने अपने बच्चों को साथ लेकर श्रीनगर में प्रदर्शन किया था। हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर श्रीनगर के प्रताप पार्क में रोष रैली निकाली और प्रेस क्लब के बाहर नारेबाजी कर हक के लिए आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन से उन्हें भारत की नागरिकता देने या पाकिस्तान वापस भेजने की मांग की है। आरोप लगाया गया है कि बार बार आवाज उठाने के बाद भी सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। नागरिकता न मिलने से उनके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से 2010 में आतंकी पुनर्निर्वास योजना की घोषणा के बाद कश्मीर लौटने वाली करीब 350 से अधिक महिलाएं हैं जिन्हें आज तक भारत की नागरिकता नहीं मिल पाई है। ये महिलाएं बीते लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रही हैं जो आज तक पूरी नहीं हुई है। घाटी में बच्चों समेत करीब 4000 ऐसे लोग हैं जिनकी कोई भी पहचान नहीं है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
रूस द्वारा पूर्वी यूक्रेन के 2 क्षेत्रों को स्वतंत्र देश की मान्यता दिए जाने के बाद अमेरिका ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष रणनीतिकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने गरीबों के कल्याण की योजनाओं को 100% जमीन पर उतारा है। रूस यूक्रेन संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक जारी और इस बैठक में भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। भारत ने कहा है कि यूक्रेन व उसके आसपास के इलाकों में रह रहे 20,000 से अधिक भारतीय नागरिकों की सुरक्षा उसकी पहली प्राथमिकता। भारतीय वायुसेना व ओमान की रॉयल एयरफोर्स ने सोमवार से राजस्थान के जोधपुर में 5 दिनी साझा सैन्य अभ्यास शुरू किया। इस बार मणिपुर विधानसभा चुनाव में कुल 265 प्रत्याशी हैं, लेकिन इनमें महिला केवल 17 हैं। भाजपा व कांग्रेस ने 3-3 महिलाओं को ही टिकट दिए हैं, जबकि चुनाव कल कुल 60 सीटों पर होगा।